नमस्कार, मैं फिर से आपका एक बार इतिहास की क्लास में स्वागत करता हूं। हमारी पहले भी कई क्लासें हुई और दोबारा से इस क्लास में आपका स्वागत है। आपका हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और इसी तरह मिलता रहेगा और हम इन क्लासों का सफर जारी रखेंगे। बस आप ध्यान से हमारे साथ पढ़ते रहिए। आपको आज हम दिल्ली सल्तनत की क्लास लेंगे। दिल्ली सल्तनत कालीन की एक बहुत ही कम समय में प्रमुख घटनाओं का रिवीजन करते हुए चले जाएंगे। आपको बस ध्यान से सुनना है और हमारे साथ बने रहना है। क्लास को स्किप मत कीजिए और सुनते रहिए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत। दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत 1206 में शुरू होती है। दिल्ली काल, इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। इसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। फिर आ जाता है तुगलक वंश। फिर आ जाता है सैयद वंश। फिर आ जाता है लोधी वंश। इसी के बाद समाप्त हो जाता है ये दिल्ली सल्तनत काल, ठीक है। इसका टाइम पीरियड देखेंगे गुलाम वंश का। गुलाम वंश का समय रहा 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 से 1320 तक और तुगलक वंश की शुरुआत होती है 1320 से 1414 तक। सैयद वंश की शुरुआत होती है 1414 से 1450 तक। इसी के बाद अंतिम लोधी वंश की शुरुआत होती है 1450 में और सफर रहता है 1526 तक का, ठीक है। इसके बारे में देखते जाएंगे हम। अब बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश, गुलाम मोहम्मद गौरी के एक शासक शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 तक शासनकाल रहता है इसका। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा समझते हैं। मोहम्मद गौरी ने कुछ लड़ाइयां लड़ी जिसमें प्रमुख थी तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन की फर्स्ट लड़ाई, तराइन की फर्स्ट लड़ाई 1191, सेकंड लड़ाई 1192 और चौथी लड़ाई एक हुई चंदावर की जिसे 1194 का नाम दिया गया। एक मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था जो पंजाब के विरोध खोकर जाति से 1206 में। पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान में हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा, ठीक है। दूसरी लड़ाई भी इसी के साथ हुई जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक है। मोहम्मद गौरी विजय रहा। चौथी लड़ाई चंदावर की हुई। इसमें जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? जयचंद को। गौरी ने जयचंद को पराजित किया। जयचंद को पराजित किया। अंतिम लड़ाई थी खोकर जाति के विरुद्ध पंजाब में।
इसके बाद मोहम्मद गौरी चला जाता है और ये अपना शासन गुलाम को सौंप जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 1206 में ऐबक। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? लाहौर को। लाहौर को राजधानी बनाया। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की। लाहौर को इसने राजधानी बनाया। इसने अपने नाम का कोई भी सिक्का जारी नहीं किया और जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करती थी, इसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की। इसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया। अब बात करें कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किसने करवाया? ऐबक ने। ऐबक ने आरंभ करवाया, लेकिन इसको खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। ठीक है, इसने अपने नाम का कोई भी नहीं सिक्का जारी किया। इसकी चौगान एक खेल था घोड़े के साथ, उसको खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और इसको कहां पर दफनाया गया? लाहौर में ही दफना दिया गया। कहां पर दफना गया? लाहौर में। और इसका मकबरा की बात करें तो मकबरा कहां पर है? लाहौर में। लाहौर में क्या है इसका? मकबरा। इसी के बाद इसका पुत्र आराम शाह, आराम शाह 1210 में शासक बनता है, जो अयोध्या शासक था। आयत शासक था। इसी के चलते हुए इसके दामाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी 1206 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, और खुद शासक बन जाता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक बन जाता है। इसका समय पीरियड रहा कहीं कहीं 1210 है, कहीं कहीं 1211 भी है। तो इसका समय रहा 1211 से 1236 तक। ठीक है, इसका समय कितना रहा? 1211 से 1236 के बीच का इसका समय रहा। यह दिल्ली सल्तनत कालीन का पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि। अब आपसे बात की कि पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बताइए जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो कौन सा हुआ है? इल्तुतमिश। इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर की। राजधानी कहां? लाहौर से। लाहौर से कहां लाया? दिल्ली लाया। ट्रांसफर कहां की? लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की इसने राजधानी। इसने 40 सरदारों के गुटों का निर्माण किया। ठीक है, इसने कुछ अरबी सिक्के जारी किए। इसमें अरबी सिक्के जारी किए। इसमें तांबे का टका तथा चांदी का टका तथा चांदी का जीतल।
और ऐसा पहले बताया इसने कि कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था, इसने पूर्ण करवा दिया। इसने न्याय हेतु संगमरमर के शेरों में जो उसका दरवाजा था, उसके आगे संगमरमर के शेर थे, उसके गले में घंटियां डाली, जो घंटियों को बजाकर न्याय की फरमाइश लगा सकता था। ठीक है, इसके बाद इसका समय समाप्त होता है और इसकी पुत्री रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक का इसका समय पीरियड रहता है। अब क्वेश्चन कई बार आया और कई परीक्षाओं में बार बार आता है कि दिल्ली सल्तनत कालीन की पहली महिला शासका का नाम बताइए। तो आप क्या याद रखेंगे? पहली महिला शासका थी कौन? रजिया सुल्तान। इसमें यही प्रश्न मुख्य बताना है हमारे लिए कि दिल्ली सल्तनत कालीन की पहली महिला शासका का नाम बताइए। तो आप क्या याद रखोगे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। इसका याकूब, थोड़ी थोड़ी कहानी है इसके बारे में। याकूब नीग्रो के साथ प्रेम संबंध था। तथा इसने अल्तुनिया से शादी की। शादी किससे की? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से शादी की। यह पुरुषों की भांति कपड़े पहनकर समाज लेती थी, पुरुषों की वेशभूषा में रहती थी। तो वहां के समाज को इसका पसंद नहीं आया और इसके भाई बहराम शाह ने इसको 1240 में कैथल के जंगलों में इसकी क्या करवा दिया? हत्या करवा दी। और इसी के बाद इसका भाई बहराम शाह दिल्ली पर बैठ जाता है। ठीक है, यह एक अयोग्य शासन था, इसका कोई विशेष इसमें वो नहीं है। इसी के बाद मोहम्मद नसरुद्दीन शाह, बहराम शाह के बाद नसरुद्दीन शाह शासक बनता है। और एक नसरुद्दीन शाह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। इसने अपनी कुरान की आयतें लिखकर तथा उनका बेचकर अपने जीविका चलाता था। ठीक है, इसी के बाद एक इसके दिल्ली सल्तनत में सबसे कठोर शासक आता है बलबन का समय रहा 1266 से 1287 तक। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, कौन सी नीति अपनाई? लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। ये इसने बलबन ने कहा कि जो सुल्तान होता है वह ईश्वर का खुदाई होता है, ईश्वर का खास होता है तथा ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ प्रमुख होता है। इसने कुछ सजदा तथा पैबाइश कर लगाए। इसके बाद अंतिम शासक इसका आता है कौन? ह्यूमर्स आता है। ह्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। इसकी हत्या किसने कर दी? जलालुद्दीन खिलजी ने।
और इसी के बाद इसका 1290 में इसका समय होता है गुलाम वंश का खत्म और शुरुआत होती है खिलजी वंश की। 1290 से 1320 के बीच खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, इसको आपको याद रखना है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद खिलजी वंश का दूसरा शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। क्लास में मजा आएगा, ठीक है, और हर चीज में सुधार होगा। बस आप हमारे साथ रहिए, हम आपको कंटिन्यू जुड़े रहेंगे आपके साथ और पढ़ते रहिए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में जाना जाता है, यह निरक्षर शासक था। कैसा था? अनएजुकेटेड, निरक्षर। लेकिन इसकी नीतियां थी वो विद्वानों से कम नहीं थी। इसने कई ऐसी नीतियां अपनाई जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी? इसने एक अधिकारी नियुक्त किया बाजार के लिए, जिसे दीवान खास कहा जाता था। दीवान खास जो बाजारों के मूल्य का निर्धारण करता था और उसका नियंत्रण रखता था, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैनिकों की हुलिया लिखना, हुलिया लिखना तथा उनको नगद वेतन देना, नगद वेतन देना, घोड़ों को दागने की प्रथा की व्यवस्था की। आरंभ की। इसने सरकारी अन्न भंडार ग्रह बनवाए। आपातकाल के लिए या अकाल टाइम के लिए इसने सरकारी भंडार बनवाए, जिसके लिए धन को एकत्रित किया जाए और आपात या अकाल पड़ने पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो इसने क्या राशनिंग व्यवस्था लागू की। भूमि की पैमाइश करवाकर, इसकी भूमि की पैमाइश करवाकर भूमि पर 50% कर लगाया तथा 2 कर लगाए इसमें जजिया और जकात। जजिया किससे? गैर मुसलमानों से। जजिया गैर मुसलमानों से। तथा जकात मुसलमानों से। लिया जाने वाला कर था। इसने दक्षिण भारत में विजय अभियान किए और दक्षिण भारत में उन विजय अभियानों में सफल रहा, ठीक है। इसकी दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है?
दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक कपूर को जाता है, मलिक कपूर को जाता है। मलिक कपूर एक हिजड़ा था जिसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे एक हजारी भी कहा जाता था। ठीक है, अब मलिक कपूर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी वृद्ध हो गया था, इसको वृद्ध अलाउद्दीन खिलजी को जहर देकर, इस दिल्ली सल्तनत काल में हमने ज्यादातर देखा कि या तो उनके पुत्र मरवा गए या रिलेशन मरवा ले और अपनी सत्ता के लिए स्वयं शासक बन गए। ठीक है, तो इसने इसको जहर देकर कड़ा मानिकपुर जगह है इलाहाबाद के पास, वहां पर इसकी हत्या हो गई और खुद शासक बन गया। ठीक है, स्वयं सत्ता सुख होगा। इसका टाइम क्या होगा? 1320 तक, 1290 से 1320 तक। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम क्लास फिर से लंबी हो जाएगी हमारी। 1290 से 1320 तक, 1320 से 1414 तक ये हमारा खिलजी वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश। अब तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश की शुरुआत करते हैं 1414 से। इसके शासक संस्थापक कौन है? याद रखना है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसका संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। उद्दीन तुगलक तुगलक है गयासुद्दीन तुगलक। इसने नहरों का निर्माण करवाया, पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। इसके बाद दूसरा शासन आ जाता है कौन? मोहब्बत बिन तुगलक। बिन तुगलक। दूसरा शासक कौन आ जाता है? मोहब्बत बिन तुगलक। मोहब्बत बिन तुगलक जितने भी दिल्ली सल्तनत काल में शासक हुए सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था, लेकिन इसके सनक भरे कार्य इसको के कारण यह मूर्ख या पागल विद्वान कहा गया। ठीक है, इसने जो भी नीतियां की इसकी गलत सिद्ध हुई। ठीक है, मैक्सिमम इसकी नीतियां जो भी लागू की इसने गलत ही सिद्ध हुई। वो इसने क्या किया? दिल्ली क्षेत्र में कर की वृद्धि। क्षेत्र में कर की वृद्धि। इसने कर की वृद्धि कर दी और कर इतना बढ़ा दिया और उसी टाइम क्या होता है, वहां पर अकाल पड़ जाता है जिससे लोग कर देने में असमर्थ हो गए। इसी के साथ यह अपनी राजधानी शिफ्ट करता है देवगिरी। दिल्ली से कहा जाता है देवगिरी। इसी दौरान रास्ते में इसको बहुत नुकसान होता है, जन धन की हानि होती है और वहां जाते जाते बहुत कम धन भी नहीं बचता है और बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसी दौरान यह क्या करता है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब इसके पास धन की कमी आ गई तो उसने क्या कहा कि भाई हमारे पास धन तो है नहीं, क्या किया जाए? तो इसने जो सिक्के चलते थे उनको ना बनवाकर इसने अपने लोकल सिक्के जारी कर दिए। सांकेतिक सिक्के, नकली सिक्के जारी कर दिए। तो वहां की जनता, जो लोकल जनता थी, उसने क्या किया कि अपने घर घर में सिक्के बनाना शुरू कर दिए और इसके सिक्कों का मूल्य कम हो गया। ठीक है, इस कारण इसकी यह भी योजना कैसी रही? असफल रही। फिर क्या होता है? यहां भी नुकसान हो जाता है।
फिर दोबारा यहां से अपनी राजधानी फिर शिफ्ट करता है यहाँ पे दिल्ली में, तो यहां भी उसको नुकसान होता है। इसी के दौरान इसमें बताई हुई एक राइटर है, उन्होंने लिखा है कि यह जब खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि जनता को राजा से और राजा को जनता से सुख मिल गया इसकी मृत्यु पर। ठीक है, इसी के बाद अगली डायनेस्टी की बात करते हैं। 1414 से 1450 तक सैयद वंश आता है। सैयद वंश में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इसका संस्थापक याद करना है, क्योंकि कहानी तो लंबी है लेकिन क्या है इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। इसका संस्थापक है हिज्र खां। इसी के बाद दिल्ली सल्तनत कालीन का अंतिम वंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। इसके दूसरे शासक कौन बनता है? सिकंदर लोधी। लोधी इनने अपनी राजधानी आगरा में स्थापित की या आगरा शहर की स्थापना की। इसी के बाद अंतिम शासक बनता है लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत के फर्स्ट वार में यह बाबर से हार जाता है और लोधी वंश को खो देता है। इसके बाद शुरुआत होती है बाबर के शासनकाल की, और यहाँ पर हमारा दिल्ली सल्तनत काल समाप्त होता है। इसी के बाद थोड़ी सी और एक दो लड़ाइयां इसकी और शुरू करेंगे हम। 1526 लड़ाई हुई बाबर एवं इब्राहिम लोधी में। विजय कौन हुआ? बाबर। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। बाबर ने वो लाड़ा साहब कर दी। विजय कौन था? बाबर। ठीक है, 1526 हो गया, 27 हो गया। 1528 में एक वार होता है चंदेरी का, जिसमें विजय कौन था? बाबर। 1529 में युद्ध होता है ढांगरा का। इसी के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र कौन शासन संभाल लेता है? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं 1530 में शासन संभाल लेता है। उनतालीस में इसको लड़ाई लड़ना पड़ जाती है। 1539 में इसको लड़ाई लड़ना पड़ जाती है। किससे? शेरशाह सूरी से। उस लड़ाई को क्या चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाता है युद्ध को? चौसा के युद्ध से। इसमें हुमायूं हार जाता है। इसके बाद दूसरी लड़ाई होती है 1540 में। इसको नाम दिया जाता है बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। बिलग्राम या कन्नौज। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। इसमें हुमायूं हार जाता है और यह सिंध एरिया में चला जाता है। वहां पर 15 वर्षों तक अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करता है
उसी दौरान मीर बाबा की पुत्री हमीदा बेगम से विवाह करता है और अकबर को जन्म देता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में। फिर इसने एक फारस के सुल्तान की सहायता लेकर एक सेना तैयार की और अपने भाई पर ही हमला कर दिया और वहां पर विजय हुआ। इस प्रकार से यह दोबारा सेना तैयार करता है और एक लड़ाई लड़ता है सर हिंद की। 1555 में सर हिंद की लड़ाई में यह विजय हो जाता है और दोबारा से सत्ता प्राप्त कर लेता है। दोबारा से सत्ता प्राप्त कर लेता है। 1556 में अकबर का राज्य अभिषेक हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर हम क्लास को विराम देंगे। इसी के साथ हम क्लासों का सफर कंटिन्यू जारी रखेंगे और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और आपको किसी भी जो भी आपको टॉपिक लगता है कि पढ़ना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर क्लास अवश्य बनाएंगे। हमारी क्लासें चलती रहेंगी, इतिहास की भी मिलेगी आपको, जियोग्राफी की मिलेगी, सभी विषय की क्लास मिलेगी। ठीक है, और डिटेल में भी, शॉर्ट में भी। ओके, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।